नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमांडर संदीप धवन जी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। संदीप धवन जी फ्लाई करते करते बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इज फ्लाइंग सो हाई एंड अक्रॉस द स्टेट्स से जुड़े हुए हैं। सो वेलकम ऑन द शो सर। हम्म, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। एंड फिर से एक बार जुड़ के अच्छा लग रहा है। हालांकि आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, गला है खराब है, जुकाम लगा हुआ है, तो फिर भी मैं जितना जस्टिस हो सकेगा करूंगा। एंड सो होप टू हैव अ ग्रेट टॉपिक एंड ग्रेट टॉक टुडे। डेफिनेटली इससे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है कि इस वक्त जहां दोवल जी और राजनाथ सिंह जी दोनों मौजूद हैं। अच्छा, पैरेलली इंटरेस्टिंग ये है कि ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के मिनिस्टर, एंड आसिम मलिक आर आल्सो देयर। सो इट्स लाइक द एडवर्सरीज सिटिंग इन वन प्लेस टुगेदर। सो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार है जब सब आमने सामने बैठे हुए हैं जी। हाँ, आमने सामने बैठे हैं यार। तो इंटरेस्टिंग बात होगी कि किस तरह से एक दूसरे को इग्नोर किया गया होगा और क्या किस नजर से एक दूसरे को देखा गया होगा। तो यस, इट इज इंटरेस्टिंग। आज तो मेरे ख्याल से लास्ट होएगा, 26 तक ही था राजनाथ सिंह जी का, तो वो निकल जाएंगे। और इसके बाद मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर्स की भी है, उसमें फिर भारत के डॉक्टर जयशंकर पहुंचेंगे वहां पे। और चिंगडाओ में हो रही है ये, और आई थिंक काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है। तो बात करने से पहले थोड़ा इसके बारे में बता दूं, एससीओ के बारे में, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, सो दैट इम्पोर्टेंस हमें थोड़ा। पता होनी चाहिए कि भाई ये किस लिए हाँ है, जी, किस हाँ लिए जी, हाँ। हाँ, सो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, संक्षेप में बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट में। तो बेसिकली 1996 में एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था शंघाई 5 करके। ठीक है, तो उसके मेंबर्स थे चाइना, चीन, जिसे कह लें, लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आप चाइना चाइना क्यों कहते हैं, तो चीन हो गया, रूस हो गया, फिर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये उसमें 5 देश थे। और फिर उसको 2001 में उन्होंने एससीओ का नाम दिया और उसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गए। तो ये 6 जो देश थे, मूलतः आप कह लें कि इन्होंने इस एससीओ का जो निर्माण किया था या क्रिएशन किया था या उसको एस्टेब्लिश किया था। भारत जो है, और भारत के साथ थोड़ा सा, चलिए गलत हो गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भी आया, और वो हुआ 2017 में। अच्छा, मजे की चीज ये है कि सेंट्रल एशिया में एक तुर्कमेनिस्तान भी है, और वो इसमें नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन में। क्या रीजन है, क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो फिर भारत ने 2017 में साथ साथ पाकिस्तान में ज्वाइन किया, फिर 2023 में ईरान भी ज्वाइन कर गए, और 2024 में बेलारूस। तो इस तरह से करके ये कंप्लीट हुआ एससीओ का एक पूरा गठबंधन। तो ये करीब 24% या 24% जो है वर्ल्ड का जो एरिया है, इसको कंप्लीट करता है। तो दैट इज अ ह्यूज ह्यूज पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन वाइज इवन बिगर, 42% जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की रहती है वो इस एससीओ के अंदर रहती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी भारी भरकम एक ऑर्गेनाइजेशन ये है। और तो ये इतना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आई थिंक मैं साथ साथ ही इसके एक आपको और भी बता देता हूँ, जो ब्रिक्स है ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में है। और जो ब्रिक्स जो थी वो एक्चुअली एक वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिक बन सकती है आगे। उन्होंने 2001 में ऐसा कहा था, ठीक है, कि क्योंकि ये बहुत हैवी वेट ऑर्गेनाइजेशन होगी ब्रिक करके। और फिर वही इवेंचुअली हुआ 2009 में ब्रिक बनी, और उसमें साउथ अफ्रीका जो थे वो ज्वाइन कर गए 2010 में, तो ये बन गया ब्रिक्स।
तो अदरवाइज जो 4 देश थे ब्रिक, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया और चीन हो गया। इन्होंने इसको 2009 में शुरू किया और फिर 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया और उसके बाद 5 देश उसमें और जुड़ गए। उसमें अर्जेंटीना को भी न्योता गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे इस तरह की गठबंधन को, क्योंकि ये इसमें कम्युनिस्ट है। बट इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। इसमें भी आपको देखने को बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे और इंपॉर्टेंट फिगर्स मिलेंगे कि क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, याद रखिए, ये की गई हैं अपोज करने के लिए, काउंटर वेट की तरह कह लीजिए, वेस्ट, यूएसए और G7। तो अगर आप हम लोग वेस्ट की बात करें या यूरोपियन यूनियन की ही बात कर लें, तो यूरोपियन यूनियन की जो पॉपुलेशन है 6% है, वो कमांड करते हैं 17% वर्ल्ड की जीडीपी और 31% जो है वर्ल्ड का उनका शेयर है एक्सपोर्ट्स का। उसके बाद यूएसए जो है वो 4% उनकी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, लेकिन 26% उनकी जीडीपी है वर्ल्ड की और 10% के आसपास वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। और जो ब्रिक्स है जीडीपी है और 19% वर्ल्ड की वो जो है एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो हैवी वेट है, लेकिन फिर भी दोनों अगर वेस्टर्न ब्लॉक्स को आप ऐड कर दें, यूरोप को और यूएसए को, दो उनकी पॉपुलेशन 10% ही है, लेकिन 43% वर्ल्ड की वो जीडीपी कमांड करते हैं, 41% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट्स कमांड करते हैं। तो अभी भी टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन काफी बात आगे जा सकती है एज द ईस्ट इज राइजिंग एंड वेस्ट इज गोइंग डाउन। तो ये इसके बारे में जी। सर राजनाथ सिंह जी पहुंचे हुए हैं। राजनाथ सिंह से पहले डोवल पहुंचे हैं और अब जयशंकर जी जाने वाले हैं। तो हो क्या रहा है बेसिकली, और आपने कंपैरिजन किया यूरोप और यूएस के साथ में, उस पर भी आएंगे क्योंकि यूएस इज नॉट लाइकिंग द एंटायर ब्रिक्स एसोसिएशन। डी डॉलराइजेशन को लेकर क्या देते रहते हैं जी। बिल्कुल 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 सही बात की आपने। सी एक ना कॉन्सेप्ट चला था 1990s के एंड में, और ये रशिया ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि रशिया, इंडिया, चाइना, RIC, रूस, भारत, चीन का एक गठबंधन बनाइए आप, और उसको लेके हम आगे चलते हैं, जिससे कि हम इन वेस्टर्न पावर्स को कंट्रोल करेंगे और इनको हम एक ऑपोजिशन देंगे। तो वो एक बहुत बड़ा उन्होंने एक सोचा इसके बारे में, और भारत को काफी प्रेशराइज करते रहे इसके बारे में कि आप ऐसा करें, इसमें हमारे साथ आए। तो उनके एक फॉरेन मिनिस्टर थे उस समय, प्रिमाओव, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। इनफैक्ट जो अभी आज के उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, उन्होंने भी जस्ट लास्ट मंथ ये कहा था कि RIC को दोबारा से हमें सक्रिय करना चाहिए, उसको उभर के आना चाहिए और हमें उससे फायदा उठाना चाहिए। तो ये बातें काफी समय से चलती रही हैं। फिर 2000 में ईयर 2000 में जो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो चीन गए और वहां से भारत आए। तो शायद वहां पे उनकी कुछ बातचीत हुई होगी, और उसके बाद जब वो भारत आए, उसी सेम श्रृंखला में भारत आए, और यहां पे भी उन्होंने फिर से यही बात जो उनके फॉरेन मिनिस्टर प्रेमाकोव ने कही थी कि भाई RIC को आप आगे बढ़ाइए, हम लोग मिल के चलते हैं, मिल के आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा जो था इंटरेस्ट रशिया का लग रहा था, और मे भी चीन को उसमें कुछ उपलब्धि दिख रही होगी, जिसलिए वो बार बार इस तरह की बातें उभर के सामने आ रही थी। लेकिन याद रखिए कि चीन जो है, अगर आप हिस्टोरिकली चले जाएं तो हर दशक में उन्होंने भारत के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी की है।
अब अगर बात करें आप 1962 की, तो माओ थे उस समय। फिर 1971 में जाओ एनलाई आए, 1987 में डेंग शाओपिंग ने प्रॉब्लम खड़ी की, फिर जियांग जेमिन ने 1999 में, और फिर उसके बाद हु जिनताओ ने 2009 में इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी की, और शी जिनपिंग ने 2017-2020 में। तो हर दशक में इनका रिकॉर्ड रहा है इंडिया को बैक स्टैबिंग करने का, और इंडिया के अगेंस्ट कोई ना कोई ऐसी चाल चलने का जो कि भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो इसमें अगर आप वापस जाएं अक्टूबर 2024 में, जब ब्रिक्स के समय मोदी जी वहां पे शी जिनपिंग से मिले थे, जो आई थिंक रशिया में हुई थी ये मीटिंग, और तो उनके न्योते पे वहां पे मोदी जी पहुंचे थे। अगर आपको याद हो वो वीडियो जिसमें शी जिनपिंग मिलने के लिए वहां पे वेट कर रहे थे और मोदी जी उधर से आए थे, मोदी जी के चेहरे पे एक मुस्कान थी, एक चमक थी, लेकिन जो शी जिनपिंग का जो चेहरा था वो बिल्कुल मुरझाया हुआ था, और उस पर कठोरता सी थी। वो दर्शा रही थी कि वो जो वहां पे एक जो उनको क्लाइम डाउन करना पड़ा जिसे कहते हैं, और भारत की एक तरह से कहिए डिप्लोमेटिक जो जीत हुई थी, वो उससे खुश नहीं थे। नंबर ऑफ कमांडर लेवल की मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हुई थी, और तब जाके हम उस मुकाम पे पहुंचे थे जहां से हमारा, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, थॉ, मतलब कि उसमें थोड़ी सी गर्मी आई थी रिलेशनशिप में, जो बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। और ये अभी मैंने आपको 2017 का जो शी जिनपिंग के साथ हुआ, फिर 2020 में गलवान हुआ, 2017 में डोकलम हुआ था। और ये इनकी पद्धति रही है कि क्योंकि इसके पहले आपको बता दूं कि जो जो लोग नहीं जानते हैं, डोकलम वो एरिया है जो एक ट्राई जंक्शन पे पड़ता है भारत, भूटान और चीन के साथ। और चीन वहां पे एक अवैध रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसका बहुत बार उसके ऊपर पैक्ट हो चुके हैं, 1988, 1998, 2012, और उसके बावजूद वो वहां पे 2017 में फिर से रोड बनाने पहुंच गए। तो जो भारत में उसके बारे में कहा जाता है कि सलामी स्लाइसी की जो इनकी हैबिट है वो नहीं जाएगी, तो वो उसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके आप अगर वक्तव्य देख लीजिए, जो चीनी जो लोग हैं, इनके वक्तव्य, उनकी जो पब्लिकेशंस हैं, जिसमें उनके हर तरह के पब्लिकेशन, चाहे सरकारी हो चाहे सेमी सरकारी हो, वो सब इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं कि जैसे भारत जो है एक शैम डेमोक्रेसी है और केओटिक है। केओटिक का मतलब बिल्कुल उथल पुथल रहती है यहाँ पे। इनफैक्ट वहां के जो वैंग यी, जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं इस समय के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि भारत, इंडिया इज अ ट्राइबल डेमोक्रेसी, ओके, एंड इट कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग। मतलब कि जो है एक जंगली, एक तरह की कह लीजिए, या एक जंगल में रहने वाले लोगों की तरह की इनकी डेमोक्रेसी है, और ये आगे जाने वाली नहीं है बहुत दूर तक। तो ये एक इतने हाई लेवल के आदमी के मुंह से आप इस तरह के अगर वक्तव्य सुनेंगे, या उनके जो एनालिस्ट हैं वो कहते रहते हैं कि हम भारत को 20 से 30 टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, या हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया को, हर एक राज्य को वहां पे तोड़ने की शक्ति रखते हैं। तो अगर इस तरह के वक्तव्य आएंगे, और ये बहुत पुराने नहीं है, ये अभी लेटेस्ट कुछ कुछ महीनों में आए हैं इस तरह के वक्तव्य, तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है एक डिल्यूजनल, मतलब एक पागलपन में है कि हम एक ग्रेट पावर बन जाएंगे। तो ये पागलपन चल नहीं पाएगा और भारत कहीं नहीं पहुंचेगा। तो याद रखिए कि ये कहीं ना कहीं पूरी जो चीजें हैं, पूरा श्रृंखलाक्रम जो है, ये दिखाता है उनकी घबराहट, उनका अंडर कॉन्फिडेंस। क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई राइज करेगा और उनको टक्कर देगा, चाहे वो मिलिटरली हो चाहे वो इकोनॉमिकली हो, वो केवल भारत ही है। तो इसीलिए ये हमेशा भारत के अगेंस्ट इस तरह के वक्तव्य देते रहते हैं। भारत एक तो बीआरआई किलर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अभी जो
जी, अभी जो ये गए हैं पहले तो डोवल जी गए, राजनाथ सिंह जी गए, जयशंकर जी जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, पर्पस क्या है ये मीटिंग्स अटेंड करने का? व्हेन वी नो, और अभी जॉइंट सी डिक्लेरेशन साइन हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये वेस्ट को भी समझना है, और ये भारत में भी जो कुछ इसके ऊपर क्रिटिकल व्यू रखते हैं, इसकी निंदा करते रहते हैं कि भारत वहां पे क्यों है और चीन के साथ क्यों मिल रहा है। तो याद रखिए कि भारत ही एक ऐसा देश है, ये पूरे विश्व को याद रखना चाहिए कि भारत ही एक ऐसा विश्व में देश है जो कि वेस्टर्न पावर्स के साथ है, उनसे मिलता है, उठता बैठता है, उनसे वार्तालाप करता है। उसके साथ साथ ही वो कम्युनिस्ट कंट्रीज से और इस तरह के पारिया जिसे कहते हैं, जो कि बिल्कुल जिनको कोई टच नहीं करना चाहता है कंट्रीज, उनके साथ भी संबंध रख सकता है। अगर भारत रूस के साथ संबंध रख सकता है तो भारत फ्रांस के साथ भी संबंध रख सकता है। अगर भारत इजराइल के साथ संबंध रख सकता है तो भारत ईरान के साथ भी संबंध रख सकता है। तो हालांकि हम उस मोड़ पे नहीं पहुंचे हैं जिसको कि रूस बहुत समय से प्रेस करता रहा कि आर आई सी आप बनाइए, लेकिन हम संबंध को खराब भी नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो ब्रिक्स में 2024 में अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो शी जिनपिंग को मिले, और जबकि रिश्ते जो है थे इतने खराब हो रखे थे, छिन्न भिन्न हो रखे थे, लेकिन इसीलिए मिले क्योंकि डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं कि आप प्रेजेंट रहिए, चाहे आपको बात बढ़िया लग रही हो, चाहे आप उससे बिल्कुल सहमत ना हो, और वो आप वहां पे बने रहिए। अब भारत ने याद रखिए कि एक बिल्कुल रोड साइड लैंग्वेज में यूज करूंगा कि चीन की वाट लगा रखी है बहुत सारे क्षेत्रों में। ओके, और उसमें एक मैं भारत का नाम लूंगा, BRI किलर। BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ओके, चीन का है, $1 ट्रिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसमें से 50% जो है वो उनका जो लोन्स दिए हुए हैं वो खटाई में हैं, वो शायद कभी मिले ही ना उनको। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन्होंने BRI शुरू इसीलिए किया था कि दूसरे देशों के जो पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनकी जो और असेट्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उसको वो हथिया लें। लेकिन बहुत बड़ा पैसा है, और ये शी जिनपिंग का एक पेट प्रोजेक्ट है जिसको भारत ने चुनौती दी है। किस तरह से चुनौती दी है? भारत ने, याद रखिए कि इन्होंने अगर BRI को जो सीपेक के थ्रू ग्वादर आते हैं, तो भारत ने जस्ट 70 किलोमीटर दूर उसके, ठीक है, 70 किलोमीटर वेस्ट में जाइए अगर, तो वहां पे चाबहार जो ईरान में आता है पोर्ट, उसको खड़ा किया। उसके बाद भारत ने रशिया से मिलकर, रूस से मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC बनाया, ठीक है। फिर प्लानिंग शुरू हो गई और काफी आगे बढ़ गई थी। इंडिया नॉर्थ ईस्ट, करेक्शन, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ओके, IMEC। तो इसकी बातें भी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और याद रखिए, जिस तरह से भारत ने इनके BRI को अपसेट किया था, उसी तरह से उन्होंने भी, चीन ने भी भारत के इन प्लान्स को अपसेट किया है। जितना भी इस समय मिडल ईस्ट में chaos चल रहा है, अगर बैकग्राउंड में कहीं आप ढूंढने जाएंगे तो एक चीन जो है वहां खड़ा मिलेगा आपको। और चीन जो है वो अपनी फाइट कभी खुद नहीं करता है, उसका नाम ही दिया हुआ है कि फाइट विद अ बोरोड नाइफ, मतलब कि आप अपनी लड़ाई खुद न लड़ें, दूसरों को कहें कि वो आपकी लड़ाई लड़े। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भारत ने चीन को दी हुई है, उनका BRI को बहुत बड़ा एक चुनौती देके। तो फिर उनको बहुत ज्यादा गर्व है अपनी इकोनॉमिक पावर पे, ठीक है, यस, नो डाउट अबाउट इट कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बढ़ गई है, वो 5 गुना के लगभग पहुंच गई है भारत के। लेकिन हम कैचअप कर रहे हैं।
हमारी ठीक है, उनकी हमारी ग्रोथ जो है वो 8% नहीं पहुंच रही है, 6.5 7 इस तरह के बीच में रह रही है। बट अगर 8% पहुंच जाए और उनकी जो ग्रोथ है, बाय द वे उनकी जो ग्रोथ है वो फेक ग्रोथ है, जो 4% के आसपास बताते हैं, वो इन रियलिटी वो 2% ही है। तो इसका मतलब ये है कि एक अभी इकोनॉमिस्ट ने बताया था कि इस ग्रोथ रेट पे भारत जो है वो चीन को टक्कर दे देगा 2050 तक। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने 4 दशक जो थे खो दिए थे जब हम सो रहे थे, और जो चीन जो था वो यूएसए के कंधे पे बैठकर भाग रहा था। तो यस, हमने वो गलती की है, लेकिन अभी नहीं दोहरा रहे हैं और बहुत द्रुतमान गति से जा रहे हैं। दूसरी, उनको बहुत ज्यादा घमंड है अपनी मिलिट्री पावर का, कि और उसको यूज किया उन्होंने, अपने इक्विपमेंट का उनको बड़ा गर्व था, लेकिन वो भी भारत ने छिन्न भिन्न कर दिया। और जिसका आपने एक दृश्य देखा पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब उनके J-10C जो थे पहले दिन फ्लाई कर पाए थे, उसके बाद से जैसे ही भारत ने अपनी टैक्टिक्स बदली, वो कहीं नहीं दिखे। उनकी PL-15 मिसाइल्स जो थी वो जमीन पे इंटैक्ट गिर रही थी और अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पा रही थी। उनका जो HQ-9P जो बहुत ही उपलब्धि वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, वो छिन्न भिन्न हो गया। भारत ने कई जगह पे उनको नष्ट कर दिया। उनका ZDK-03 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है, जो कि 8 साल में ही चीन को रिटायर करना पड़ गया। तो इस तरह की जो मात उनको लगी है, उस समय वो तिलमिला रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है। तो किसी भी तरह से मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो हमारा वहां जाने का जो मकसद है, जो भारतीय नेता वहां गए हैं, और सच में 2020 के बाद से ये हमारा सबसे बड़ा जत्था है जो वहां गया है और बड़ी संख्या में गया है। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो यस, हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करते रहें, हमें कोई नहीं चाहिए कि हम जाके लोगों के साथ वॉर करें, क्योंकि इकोनॉमी ने, चाहे आप जीते और चाहे हारें, आपकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर आप वॉर में जाते हैं। दूसरा जो है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम वहां पे अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं, हम वहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो धरती पे जो कान लगा के सुन रहे होते हैं आप, उसकी जो फीलिंग ले रहे होते हैं, आपको पता लग जाता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की रही है और इसमें हमें प्रोग्रेस करते रहना है। सर, ये तीनों के तीनों लीडर्स वहां पहुंचे हुए हैं, दोवल, राजनाथ सिंह एंड जयशंकर। व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज इंडिया ट्राइंग टू डू देयर? राजनाथ सिंह जी ने जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने से मना कर दिया है, एंड रिमेंबर पाकिस्तान इज आल्सो देयर एट द सेम टाइम। जी यस। तो देखिए, आपकी चीन की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक बैक स्टैबिंग की, पीछे से खंजर मारने की, पीछे से वार मारने की, या फायरिंग विद अ बोरोड, किलिंग विद अ बोरोड नाइफ, कि दूसरे के हाथ से आपको मरवाने की कोशिश करेंगे। तो वो उनकी शुरू से हालत रही है ऐसी। तो चाहे वो पाकिस्तान का सहारा लेने का भी, चाहे वो श्रीलंका की तरफ चले जाएं, आजकल बांग्लादेश की तरफ भी लुढ़क रहे हैं, तो ये उनका एक तरीका रहा है और ये चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं जो है, मैं चीन को कहता हूं कि ये एक लकड़बग्घा है, चाइना हाइना उसको मैंने नाम दिया हुआ है, और ये मेरा कॉइन किया हुआ वर्ड है जिसको बहुत लोग यूज करते हैं इस समय। तो अगर आप लकड़बग्घे की अगर प्रवृत्ति को जानते हैं, अगर हाइना की आप प्रवृत्ति को जानते हैं, तो वो कभी भी अपना शिकार खुद नहीं करती है। वो हमेशा जाके दूसरों ने जो शिकार किया होता है उसको छीन के वो खाती है। तो ये उसकी प्रवृत्ति है, और यही प्रवृत्ति चीन की है कि वो कभी पाकिस्तान के पीछे, कभी श्रीलंका के पीछे, कभी बांग्लादेश के पीछे छिप के आपके ऊपर वार करने की कोशिश करेंगे। तो भारत के जो ये नेता मैंने पहुंचे हुए हैं वहां पे, बिल्कुल क्लियर कट आपको मैंने बताया कि ये एक हमारी एक सोच है, हम उसको उस पे बढ़ रहे हैं आगे, और इसमें कहीं भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भारत कहीं झुक गया या दब गया इसलिए पहुंचा है, बल्कि हमें एक हमारी सोची और समझी हुई पद्धति है, एक हमारी सोची हुई समझी हुई एक स्ट्रेटजी है। इसमें आपको मैं ये बता दूं कि जो रशिया जो है इसको प्रेस करते रहे हैं कि भाई आप रशिया, इंडिया, चाइना का जो गठबंधन है इसको आगे बढ़ाइए,
और इनफैक्ट शी जिनपिंग जो है ये अभी रशिया गए थे पिछले दिनों मई में, और जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो भारत आने वाले हैं, वो एंड ऑफ दिस ईयर तक आ जाएंगे, कभी भी अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि कब आएंगे, लेकिन वो शीघ्र आने वाले हैं। तो फिर से भारत के ऊपर ये आने वाला है। तो कोई ना कोई 100% चीन की इसमें कोई चाल है, क्योंकि वो देख रहा है इस समय कि भारत और यूएसए के संबंध पिछले करीब 4 से 5 महीनों में कुछ ठंडे पड़ गए हैं। जो जिस तरह से भारत प्रोग्रेस कर रहा था, याद रखिए कि 2000 से 2000 सन जो था, उससे लेकर आज तक 25 सालों में भारत के संबंध बहुत बढ़िया हुए हैं यूएसए के साथ। हमने उनके साथ बहुत सारे पैक्ट्स किए हैं, हालांकि वो अलग बात है कि उस पर बहुत ज्यादा अमल नहीं हुआ है, कुछ ही पैक्ट्स में अमल हुआ है, लेकिन रिलेशनशिप जो है एक बहुत अच्छे हो गए थे। और यहां तक कि वो हमें एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बुलाने लग गए थे इन इंडो पैसिफिक में। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए। और साथ ही साथ उनके पाकिस्तान के संबंध जो थे पिछले 15 सालों में काफी नीचे चले गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात लें, और जैसे मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में बताया था कि वो किस तरह से पाकिस्तान में कदम बढ़ा रहे थे और वहां पे एक पपेट गवर्नमेंट को लेके आने की कोशिश कर रहे थे, वो उसमें सफल हुए, उनकी जो डीप स्टेट है। और उसके बाद उन्होंने इस तरह के कुछ कदम उठाए हैं जिससे भारत के संबंध इस समय उनसे अच्छे तो नहीं है, लेकिन ये हमेशा ऐसे रहने वाला नहीं है। तो हमें चीन को कोई ऐसा मौका नहीं देना है कि वो इस जो ठंडक है हमारे रिलेशनशिप में, उसका फायदा उठा पाए। और ये ट्रैक पे आ जाएगा, ये पूरा संबंध ट्रैक पे आ जाएगा। और भारत को ये हमेशा याद रखना है कि चीन ने बहुत ज्यादा इंडिया के साथ ऐसी चीजें की हैं जो हमारे हक में नहीं जाती हैं। चीन का जो है भारत के अंदर स्पेशली जो उनके ऊपर एक कह लीजिए जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ही कम है। और अगर आप गौर करें तो उन्होंने एक, मैंने आर्टिकल लिखा था जो लाखों की संख्या में पढ़ा गया था, कि चाइनाज रिंग ऑफ डेट, ओके, और ये एक कॉइन किया था मैंने वर्ड, और इसको भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस समय लोग। तो चाइनाज रिंग ऑफ डेट अराउंड इंडिया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि एक उसके पहले मैंने आर्टिकल लिखा था चाइनाज क्राइसिस जोन्स अराउंड इंडिया। तो उन्होंने क्राइसिस जोन्स बढ़ाए। अगर आप हर देश की तरफ गौर करें, भारत के चारों तरफ, तो हर देश में या तो कहीं पे कोई क्रांति आ रही है, यहाँ पे कोई विद्रोह चल रहा है, या टेररिज्म चल रहा है। तो ये एक क्राइसिस जोन भारत के चारों तरफ अगर आप तैयार रखेंगे तो भारत जो है बिल्कुल उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, वो हर समय उसका जो अटेंशन है वो इन तरफ रहेगा। क्योंकि अगर आपके चारों तरफ डिस्टर्बेंस चल रही है, और जो 0.5% जो कहते हैं हम लोग 0.5% या 0.5 फ्रंट, वो भारत के अंदर चल रहा है, तो आप स्टेबल नहीं रहेंगे। अगर आप पाकिस्तान की बात लें तो $69 बिलियन इन्होंने चीन को ही देने हैं, ठीक है। तो वो केवल बोरोइंग पे ही चल रहे हैं, केवल कर्जे पे ही उनकी सरकार चल रही है और देश चल रहा है। तो ये एक तरह से साइकिल ऑफ डेट चल रहा है। नेपाल जो है थोड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है, लेकिन $300 मिलियन की उनकी कहते हैं कि चीन को देने हैं उन्होंने, लेकिन बहुत सारे चीन के जो डेट्स होते हैं, जो कर्जे होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, इसको कहते हैं हिडन डेट्स। क्योंकि आप अगर पोखरा जो एयरपोर्ट बनाया है चीन ने, उसकी ही बात कर ले तो 216 मिलियन का तो वो एयरपोर्ट बनाया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां पे आज तक एक जहाज नहीं गया है। तो वो बिल्कुल फ्लॉप है, तो कौन देगा पैसे? ये सब हिडन डेट्स होते हैं जिसकी बातें कोई नहीं करता है। म्यांमार $4 बिलियन, जो उनकी कोई औकात ही नहीं है, ना कोई वहां बिजनेस है ना कुछ है, तो वो दे ही नहीं सकते। तो उनकी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसी को चोरी कर करके चीन जो है अपना पेट भर रहा है। बांग्लादेश 6.1 बिलियन, बहुत बड़ा झटका दिया हुआ है बांग्लादेश को चीन ने, इतनी बड़ी रकम वो नहीं दे सकते हैं। 4.2 बिलियन श्रीलंका, 1.3 बिलियन मालदीव्स। तो ये
बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, आप कहेंगे तो बहुत कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी देश की इकोनॉमी को देखिए, उनकी जीडीपी को देखिए, तब आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीज है इन्होंने भारत के चारों तरफ क्रिएट की है। जो डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, वो हमारा आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूं कि जो एक वॉर है जो भारत की चीन के साथ है, इट इज डिलेड वॉर, वो कभी ना कभी होएगी ही होएगी। आप इस क्राइसिस को नहीं रोक सकते हैं, तो बेटर है कि आप तैयारी कर लें। यही चिंता जो है, अब मैं इसके ऊपर रशिया के ऊपर भी आ जाता हूं कि उनको भी है। आप ये ना सोचिए कि जो रशिया है इस समय चीन का जूनियर पार्टनर बन के बड़ा खुश है ना, वो खुश नहीं है। वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जब यूएसएसआर टूटा था तो वो पीक पे थे अपने, और चीन जो था वो कहीं नीचे गड्ढे में गिरा हुआ था, इकोनॉमी कह लीजिए चाहे उनकी, चाहे मिलिट्री कह लीजिए। तो वो एक जूनियर पार्टनर होता था और यूएसएसआर एक सीनियर पार्टनर होता था। अब वो बिल्कुल पलट गया है, अब चीन सीनियर पार्टनर बन गया है और रशिया जो है जूनियर पार्टनर बन गया है। तो वो वहां के जो एनालिस्ट हैं, वहां के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं रशिया के, उनको पसंद नहीं है। वहां पे चीन रशिया के जो साइबेरिया का क्षेत्र जो है, वहां का जो फार ईस्ट एरिया है, वहां पे चीनी सिटीजन्स वहां भरमार में लाखों की संख्या में घुस गए हैं और रहने लग गए हैं। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन क्योंकि रशिया की, रूस की जो खुद की पॉपुलेशन है बहुत कम है, तो वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उनको वो जगहों को रन करने के लिए, चलाने के लिए लोग चाहिए। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। और चीन जो है जहां भी जाता है, वो वहां पे लैंड पे पहले वहां पे इमिग्रेशन करता है लोगों का, और फिर उस लैंड को क्लेम करने लग जाता है। और ये इनकी चाल सोची समझी रही है और हर जगह ऐसे ही होती रही है। ये पहले शरण लेते हैं कहीं जाके और फिर उस जगह को क्लेम कर लेते हैं। चाहे वो साउथ चाइना सी में देख लीजिए, चाहे वो आप तिब्बत में देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे वो अफ्रीका में देख लीजिए। लाखों की संख्या में अफ्रीका में चीनी पहुंच रहे हैं और थोड़े समय बाद वहां पे वो लैंड को क्लेम करने लग जाएंगे। उन्होंने अपने ऑलरेडी एनक्लेव्स बना लिए हैं जिसमें से वो बाहर जाते नहीं है और ना लोगों को अंदर आने देते हैं। तो इस तरह का इंपैक्ट वो वहां पे कर रहे हैं। फिर चीन ने जो है सेंट्रल एशिया जो था वो रूस का गढ़ होता था। जो वहां पे 5 देश जिसके मैंने आपको नाम बताए थे, वो रूस के प्रभुत्व में थे, वो उनके इन्फ्लुएंस में आते थे। लेकिन अब धीमे धीमे जो है वो रूस को चीन जो है डिस्प्लेस करता जा रहा है और वहां पे खुद मुखिया बनता जा रहा है। चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो, चाहे वो वहां पे उनके साथ बिजनेस हो, सब में चीन आगे हो गया है। तो ये भी रूस को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जब यूएसएसआर टूटा था तो उसके बहुत सारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो थे वो कौड़ियों के दाम पे, वो मैकेनिक बन गए थे, रोड साइड पे काम कर रहे थे। उनको चीन ने उठाया और उनका यूज किया और रिवर्स इंजीनियरिंग की और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स बनाए उन्होंने जो कि उनकी पहुंच से बाहर थे। इसका बहुत फायदा हुआ। तो ये हर तरीके से जो है उन्होंने, चीन ने रूस को चोट पहुंचाई है, उन्होंने भारत को चोट पहुंचाई है। इनफैक्ट जो ये इक्विपमेंट जो बना रहे हैं वहां पे अपना स्टैंप लगा के मेड इन चाइना करके, वो आधे से ज्यादा जो इक्विपमेंट हैं वो रशियन रिवर्स इंजीनियरिंग किए हुए हैं। लेकिन भारत के लिए भी इसमें एक थोड़ी गंभीर बात ये आ जाती है, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट भारत रशिया से इंपोर्ट करता है, वो काफी ज्यादा जो इक्विपमेंट है वो चीन भी लेता है। वो अलग बात है, वो कुछ संख्या में लेता है, उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच जाती है। ना टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है इसका मतलब कि आप उस इक्विपमेंट को जानते हैं, और सेम टेक्नोलॉजी वो पास ऑन करता है पाकिस्तान को। तो भारत के लिए जो पाकिस्तान का संबंध चीन का बनता जा रहा है, भारत को कड़े शब्दों में चीन को बताना पड़ेगा कि ये हम इसको एक काउंटर वेट की तरह लेते हैं। आप पाकिस्तान को एक काउंटर वेट की तरह खड़े कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट, और हम इसको एक चुनौती की तरह लेते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर
अगर आप ये क्राइसिस जोन तैयार करते रहेंगे तो और साथ ही अगर भारत ये रशिया, इंडिया, चाइना जो गठबंधन की बातें चल रही हैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो चाइना +1 जिसमें हमारे को काफी ज्यादा बिजनेस मिल रहा है, ये काफी हमें क्षति पहुंचेगी और इससे हमारे को बिजनेस ना मिलने की भी चांसेस बन सकते हैं अगर हम इस गठबंधन में जाएंगे। क्योंकि याद रखिए कि भारत जो है काफी ज्यादा वेस्ट पे डिपेंड करता है और स्पेशली यूएसए पे डिपेंड करता है, क्योंकि 18% जो हमारा एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएसए को जाता है और चीन का भी 15% जाता है। लेकिन चीन के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो उनके साथ नेगोशिएट कर सकता है, लेकिन भारत के पास बहुत ज्यादा कोई आगे पीछे दाएं बाएं का कोई गुंजाइश नहीं है। तो भारत को बहुत सोच के कोई भी कदम उठाना है इस संबंध में उठाना है, क्योंकि हम ये जो दौर चल रहा है जिसमें थोड़ा रिलेशनशिप में कूलनेस आई है यूएसए के साथ, वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हमें RISC या रशिया, इंडिया, चाइना का जो गठबंधन है उस ग्रुप में घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। सर सोशल मीडिया पे एक फिलॉसफी चल रही है, एक थ्योरी चल रही है एंड मैं जानना चाहती थी वो कितनी सही है आपकी तरफ से। कहा जा रहा है हाँ इस जी। वक्त 3 दिग्गज लोग हैं, दोवल, राजनाथ, जयशंकर, तीनों वहाँ SCO में। सो पीओके पे पूरी तैयारी चल रही है। लॉट ऑफ मूवमेंट्स आर बीइंग सीन जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट लॉट ऑफ मूवमेंट्स आर हैपनिंग ऑन बोथ द इंडियन साइड एंड द पाकिस्तान साइड एट द सेम टाइम। सो पीओके ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके आ ही रहा है, ये किसी को मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में। कहा जा रहा है कि चाइना के फेवर में जाने के लिए, चाइना को इन्फॉर्म करने के लिए कि I am just putting what is going on social media, हाँ। A lot of viewers might be interested in this, इसलिए मैं बहुत straight forward way में I'm पूछ रही हूँ। कहा जा रहा है चाइना को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि ताइवान पे आप जो करोगे हम साइलेंट बैठेंगे और पीओके पे हम जो करेंगे आप चुपचाप बैठेंगे। Something of that sort. How do you see it? I mean, is there any logic to this story? Do you see any worth in it? But ये बहुत चल रहा है actually. मैं एग्री नहीं करूंगा उससे कि आप वो हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अगर ताइवान की वॉर होती है, हालांकि मैंने अपनी तरफ से ये एक थ्योरी दी थी आज से 5 साल पहले। मैंने कहा था कि अगर ताइवान पे चीन अटैक करता है तो भारत को तिब्बत पे अटैक कर देना चाहिए और तिब्बत को स्वतंत्र कराना चाहिए और साथ साथ ही अक्साई चिन को जो है अपना भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है कि चीन के पास इतने एसेट्स हैं, मिलिट्री एसेट्स हैं कि वो दो तरफ वॉर लड़ सके, एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट से और दूसरी तरफ भारत से। तो इनफैक्ट मैंने उसका बिल्कुल ऑपोजिट कहा था जो कि इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो ये इसमें कोई वो इस तरह का कोई भी वहां पे पैक्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि आप ताइवान पे हम अटैक करेंगे तो आप चुप रहिए। और क्योंकि हम जो है मोस्ट प्रॉब्ली वॉर में नहीं कूदेंगे इनिशियल डेज में, लेकिन अगर हमारे को वीक मौका मिल गया चीन का क्योंकि ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा क्षति होगी ताइवान वॉर में, बहुत ज्यादा। उसको इमेजिनेशन भी उनके लीडर्स को नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो डेट थी वो 2022 थी, वो स्लिप करके 2025 हुई, फिर 27 हुई है इस समय, जो उनके इंटरनल जो मेमो घूम रहे हैं और जो लीक होके बाहर बातें आती हैं। तो 2027 से पहले तो वो अटैक नहीं करने वाले हैं क्योंकि उनकी क्षमता के बाहर है, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है वो बेवकूफी करें और उसमें उनको बहुत ज्यादा क्षति होगी। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही है कि अगर उन्होंने वहां अटैक किया है तो भारत को अटैक जब वो थोड़ी वीकनेस पे आ जाएं उनके चीन के ऊपर करना चाहिए और तिब्बत को आजाद कराना चाहिए, स्वतंत्र कराना चाहिए और अपना अक्साई चिन्ह वापस लेना चाहिए, क्योंकि उससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट बहरहाल ये मेरी तरफ से सच्चाई है और इसके ऊपर मैंने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोगों ने इसको सराहा है और माना भी है कि दैट इज आवर बेस्ट चांस
कि हम वापस लेने अक्षय चीन को और तिब्बत को स्वतंत्र कर दें। उसके बाद भारत जो है चीन से कभी भी कोई सीमा जो है उसकी जुड़ेगी नहीं, और एक हमारे लिए एक तरह से एक समस्या काफी अच्छी तरह से हो जाएगी। सर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी एससीओ का और ब्रिक्स का नाम आता है, उसमें जो इनकी अपनी करेंसी एंड यूएस का रिएक्शन. Now Trump is Yes. going very against China from the beginning. He became the president. How is he going to react to the SCO? And what is the joint declaration जिसके ऊपर राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया साइन करने से? हाँ, सो ये बहुत अच्छा आपने बात की कि जॉइंट डिक्लेरेशन क्यों मना कर दिया गया। तो अब फिर आप अपनी बात पे गौर करिए, ठीक है, जो आपने इसके पहले पूछा था कि क्या वो भारत को लीवे दे रहे हैं कि आप पीओके पे एक्शन करिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, ताइवान पे हम एक्शन करेंगे। आप तो अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन पे गौर करेंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। इनफैक्ट उसमें भी बैक स्टैबिंग दिखती है भारत की तरफ। उसमें भी उन्होंने हमारी पीठ पे एक खंजर मारा है। क्यों? क्योंकि उसमें पहलगाम का नाम ही नहीं था, उसमें दी रेजिस्टेंस फोर्स का नाम ही नहीं था। और जबकि एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन था टेररिज्म पे, उन्होंने बलूचिस्तान में जो चल रहा है उसको इतना उजागर किया था, और भारत के अगेंस्ट जो चल रहा है। तो ये दोगलेपने की बात है, और ये चीन की प्रवृत्ति रही है, ये उनका नेचर है, दोगलापन। तो वो अपने नेचर से कभी नहीं जाएंगे। एक हाइना जो होता है, एक लकड़बग्घा होता है, वो अपना नेचर नहीं बदलेगा। तो हमें क्या है कि हमें बस सजग रहना है, उससे एक ना दुश्मनी की तरफ बढ़ना है तो ना दोस्ती की तरफ बढ़ना है। तो ये मेरी समझ है कि ये इस तरह से है। और जो आपने दूसरा कहा था कि डी डॉलराइजेशन, यस, उसकी बातें चलती रहती हैं, लेकिन भारत कोई ऐसी पहल नहीं ले रहा है, कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहा है कि भारत को और दोनों ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एससीओ हो चाहे वो ब्रिक्स हो, इनको ऐसे देखा जाए जैसे कि ये एंटी वेस्ट हैं और एंटी यूएसए है, क्योंकि ये भारत के हक में किसी तरह से नहीं जाती है। और इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अगर भारत को कोई चुनौती मिलती है चीन से, तो ना तो उसमें पीछे भारत की यूरोप खड़ा होगा, ना ही यूएसए खड़ा होगा, और ना ही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हमें अपने बूते पे खड़ा होना है और अपने जो इंडिजिनस प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना है, और उसी पे कायम रहना है। इसी में आपको जो बैक स्टैबिंग की बात है, इसमें एक और आपको बता देता हूं कि लेटेस्ट जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया है मेडोंग डैम का, जो कि मेडोंग डैम जो उन्होंने ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बना रहे हैं, एक $137 बिलियन खर्च करके। और ये थ्री गॉर्जेस डैम जो है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, उससे 3 गुना बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। तो अगेन ये एक तरह की बैकस्टैबिंग है, क्योंकि ना उन्होंने भारत से कोई कंसल्टेशन की है, ना भारत के साथ कोई ऐसा हाथ या पैक्ट किया है कि हम क्या करेंगे इसके बारे में, और वो उस डैम को बना रहे हैं। तो ये तो कहीं से भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है, कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है कि चाइना ने या चीन ने अपनी प्रवृत्ति बदल ली है। वो वही है जो वो है, और वो करते रहेंगे। तो हमें तैयार होना है, क्योंकि आगे वाला टाइम जो है, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। ये पूरे विश्व के लिए और पूरे भारत और ये जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके लिए ये टाइम ठीक नहीं है। हमें तैयार रहना है। Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले राजनाथ सिंह has refused to sign because पहलगाम and TRF का नाम नहीं लिया गया था, जिसको लेके बहुत कवायद मच चुकी है। जयशंकर जी पहुंच रहे हैं। जयशंकर जी क्या करने वाले हैं वो देखने वाली बात है, पर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ऑल टुगेदर इन शंघाई, अभी तो कहानी बाकी है। अभी वी आर देयर जस्ट 60-70%। अभी द लास्ट लेग इज देयर, जिसके लिए जयशंकर जी जा रहे हैं। सो वेट फॉर द लेटेस्ट अपडेट। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हाँ, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग इसके ऊपर फिर से वार्तालाप करेंगे कि जयशंकर जी ने वहां पे क्या किया,
और उसके बाद जो आने के बाद, क्योंकि याद रखिए कि ये सब नेता जब वापस आ जाएंगे तो ये अपने अपने वक्तव्य देंगे, भारत के जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उसका विश्लेषण हम फिर से एक बार करेंगे और जानेंगे कि हुआ क्या था और हम किस दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।